नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी को डीजियाना परिवार की तरफ से रामनवमी पर्व की अनेक शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं हमारा ये खास शो, क्योंकि आज रविवार आईपीएल का डबल हेडर डे है। आज 4 टीमों के बीच 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर और उसके बाद मुकाबला है लखनऊ का, जो कि पंजाब की टीम के सामने होगी। तो कुल मिलाकर शानदार दिन, एक अच्छी दोपहर के साथ देर रात तक का हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है इन मुकाबलों में, वो हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह घुम्मन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के कोच और सेक्रेटरी संजय चौबे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं शो की। कल जो मुकाबले खेले गए थे और कहीं ना कहीं जो बड़ी टीमें हैं जो अब तक के सभी आईपीएल के संस्करण में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए आई है, वो इस पूरे टूर्नामेंट में विपक्षी टीमों की चुनौतियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई और मुंबई की। कल इन दोनों टीमों को एक बार फिर इस संस्करण में पराजय का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में जहां चेन्नई पराजित हुई तो दूसरे मुकाबले में आरसीबी के हाथों मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा। सर, पहले चेन्नई की बात कर लेते हैं। हैदराबाद की टीम के सामने थी। हम मान रहे थे कि हैदराबाद की टीम लय में नहीं है, लेकिन दोनों टीमों के पास ये मौका था, क्योंकि दोनों टीमें कहीं ना कहीं प्रदर्शन से नाखुश थी और एक मौका था कि अपने हौसलों को जीत के आधार पर बढ़ाया जाए, और उसमें हैदराबाद सफल रही। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि हमने एक सीजन से पहले सीजन में, लास्ट सीजन में चेन्नई जो थी वो विनर थी आईपीएल सीजन 14 की, और 13 सीजन में वो क्वालिफाई भी नहीं किए थे प्लेऑफ्स के लिए। लगभग उसी तरह की कहानी चेन्नई के लिए इस बार भी लगभग इमर्ज होती हुई कि आज तक के 14 संस्करण जो भी निकले उनमें चेन्नई ने कभी भी पहले 4 मैच नहीं हारे। इस बार चारों मैच हार चुके हैं और अभी भी जो स्थिति उनकी है वो लगभग वैसी लग रही है कि कोई भी बल्लेबाज वैसी डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं लग रहा कि वो एक एंड पे खड़ा होकर रन बनाएगा और उसके आसपास बाकी प्लेयर्स जो है रन बनाकर एक स्कोर जो है जो एक डिफेंडेबल टोटल हो। 2020 में मैं ऐसा मानता हूँ आजकल का जैसा क्रिकेट है 170, 175, 180 मिनिमम रन होने चाहिए ताकि आपके बॉलर जो है उसको डिफेंड कर सके। अगर आप 150, 155 रन बनाएंगे तो दूसरी टीम जो है उसको कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 7 रन 7.5 रन की एवरेज आपको अचीव करनी है और कोई प्रेशर है नहीं है, तो आप आराम से खेलेंगे। वो वैसा ही हुआ कि चेन्नई ने पहले बैटिंग करते समय पहले बैटिंग भी इतना स्लो था और फिर कंसिस्टेंट विकेट गिरते चले गए। वो कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं। रविंद्र जडेजा भी जो थे 24-25 रन किए, कहीं लगे नहीं ऐसे कि वो रविंद्र जडेजा हैं जो इतने खतरनाक हैं। या मिडिल ऑर्डर की भी हम बात करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ डेफिनेटली लगा कि आज रन बनाएंगे, वो भी बड़ी लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। रॉबिन थप्पा एज यूजुअल खेलते हैं, वो भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे। मिडिल ऑर्डर कहीं पे भी अपनी वो छाप छोड़ने में असफल रहा है जिसके लिए सीएसके जाना जाता है। और यही कारण है कि वो आज 4 में से चारों मैच हार के 10th पोजीशन है पॉइंट टेबल में। और जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो उन्होंने हर एक चीज आज उन्होंने बेटर करी। डे गेम था, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि साहब आपके साथ में इंसाफ नहीं हुआ, आप टॉस जीते और टॉस हारे सीएसके के लिए और हारने के बाद आपको बैटिंग करना पड़ा। आप एक इवन ग्राउंड्स पे खेल रहे थे, व्यू फैक्टर कुछ था नहीं, तो आपके लिए करने के लिए सिर्फ ये था कि आप आपके बेसिक्स करेक्ट रखें, पहले कुछ ओवर आप बहुत ही संयम से खेलें और एक बार आप विकेट को समझ लें तो आप अपनी स्पीड एक्सलेट करें। कहीं पे भी चेन्नई उस स्पीड को एक्सलेट करते हुए हमें नजर नहीं आई। और जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो उनके लिए मैं ऐसा मानूंगा कि एक परफेक्ट मैच था, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं करना था और ओपनर्स अभी तक जो फेल हो रहे थे उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी। अभिषेक ने भी 75 रन किए और केन विलियमसन ने अच्छी बैटिंग करी। जब आप इतना छोटा स्कोर चेस कर रहे हैं और आपकी लगभग 100 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग में हो जाती है तो वन साइडेड सा मैच दिखता है। इंग्लैंड बहुत इजीली सनराइजर हैदराबाद ने मैच। संजय सर, बात महेंद्र सिंह धोनी की करते हैं। जिस तरह से कप्तानी अब रविंद्र जडेजा के पास में और अब टीम के खिलाड़ी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि लगभग उनका ये आखिरी संस्करण आईपीएल का हो सकता है। जो संकेत मिले उसके आधार पर तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन विदाई अच्छी होने चाहिए थी ये सभी के मन में था। लेकिन चेन्नई और उसके फैंस की संख्या सबसे ज़्यादा है और इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूसी भरा, निराशा भरा है। डेफिनेटली। अब देखिए आप, मुझे तो जो चेन्नई का थिंक टैंक है
जब ऑक्शन हुआ था, जब से मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने, आपके पास में इतना पैसा था, इतने सारे प्लेयर्स थे, आपने उनके पास नहीं जाके और आप वही पुराने प्लेयर को आपने रिपीट किया। और उसमें जब आपको मालूम कि हमारे यहाँ से जो हमारे मेन प्लेयर है फाफ डू प्लेसिस, वो बाहर चले गए। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्यों अपने नए प्लेयर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं, वो यंग ब्लड को क्यों नहीं ले रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आज उनको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है और ये प्रॉब्लम आ ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका आखिरी संस्करण है या नहीं है, ये तो वो अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि चेन्नई को महेंद्र सिंह धोनी से बहुत प्यार है। शायद हो सकता है कि 50 साल की उम्र तक भी उनको खिलाएं। वो शायद मना कर रहे हैं पर वो नहीं मान रहे हैं। तो अब ये तो देखिए, ये तो चॉइस की बात हो गई है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर जहाँ तक कल भी हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था कि मुझे हैदराबाद की टीम की बॉलिंग और बैटिंग बेटर लग रही है चेन्नई से, और हुआ भी यही। जैसा सर ने बोला कि 150 रन इस विकेट के ऊपर बहुत बड़ा स्कोर नहीं था और उन्होंने आसानी से बना भी लिया। तो उसमें कुछ मतलब ऐसा नया जैसा मुझे कुछ लगा नहीं चेन्नई में। जैसा चेन्नई 4 मैचों 3 मैचों में करती है, वैसे उसने चौथा मैच में किया। तो चेन्नई का मायूसी भरा प्रदर्शन लगातार जारी रहा, लेकिन चेंज हमें दिखा तो वो सनराइजर्स हैदराबाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुकाबले से पहले ये टीम भी अपनी पराजय के दौर को टालना चाहती थी। कल चेन्नई के सामने ये टीम थी और केन विलियमसन जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे। कल उनकी टीम ने क्षेत्ररक्षण हो, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, लगभग एक संतुष्टि भरा प्रदर्शन किया है, जिससे इस टीम के हौसले बड़े होंगे। सर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर केन विलियमसन को देखेंगे तो कैप्टन कूल हैं और उनका जो बैटिंग स्टाइल भी वो ऐसा है कि वो कब रन बना जाते हैं पता नहीं लगता है। सिंगल्स, टूज, डबल्स, वो ऐसे फटाफट रन करते हैं कि आपके आसपास जो दूसरा बल्लेबाज है उसको बहुत टाइम मिलता है। और उनके साथ में जब आपके साथ में एक यंगस्टर हो, अभिषेक ने वाकई में बहुत अच्छी बैटिंग करी कल, और वो लग रहा था कि क्यों उनको ओपनिंग स्लॉट दिया गया। पहले वो 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन तक भी उन्होंने बैटिंग करी। और इस बार क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने जो अपना चिर परिचित अंदाज था, उसमें जो बल्लेबाज पहले वो बहुत हैवी वेट ओपनिंग बैट्समैन या 1 डाउन बैट्समैन रखते थे, इस बार उनके पहले दोनों ओपनर जो हैं वो इंडियन ओपनर्स हैं और बहुत रिनॉन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको रखकर। उसके बाद में उन्होंने अपना जो मिडिल ऑर्डर उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है। तो कल दोनों ओपनर ने जस्टिफाई किया, जबकि पहले कुछ मैचेस में केन विलियमसन 1 डाउन आए थे, पर पिछले 2 मैचेस में अगर देखा जाए, पहले मैच को छोड़ दिया जाए तो अगले 2 मैचेस में केन विलियमसन ने ओपनिंग करी है। तो एक एंड के ऊपर अगर आपका एक बहुत कूल बैट्समैन, इंटरनेशनल बैट्समैन, रिनॉन बैट्समैन खेल रहा है और वो सदी हुई बैटिंग करता है, और साथ में आपके यंगस्टर इवॉल्व होते हैं और मिडिल ऑर्डर में बाद में आते हैं, तो डेफिनेटली इजी हो जाता है। वो कल ऐसा हुआ भी, हमने देखा भी किस तरीके से अभिषेक ने और केन विलियमसन ने बैटिंग करी। कहीं से कहीं तक वो थ्रेट में नहीं थे, कहीं से कहीं तक जल्दी में नहीं थे, और जो बॉल उनको शॉट मिली उसको बहुत अच्छी तरीके से अभिषेक ने उठाकर एरियल शॉट्स खेले। और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डिफरेंट सनराइजर हैदराबाद टीम खेल रही हो, क्योंकि मैंने कहा था कि जब करण अमरो की स्थिति होती है और जब आपके पास में एक टारगेट हो ऑलरेडी, तो उस टारगेट को चेस करना आपके लिए इजी होता है, आपकी इनिंग प्लान करना इजी होता है कि आपको किस तरह से उस गेम में खेलना है। और वही उन्होंने किया। पहले उनको टॉस जीतने का मौका मिला, टॉस जीत के उन्होंने चेन्नई जैसी टीम को, जो कि इस समय स्ट्रगलिंग मोड में है, उसको बैटिंग के लिए बुलाया। बैटिंग 150 के आसपास, 155 रन जो होते हैं कुछ नहीं होते हैं। और बाद में रविंद्र जडेजा ने कहा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि हम लोग 20-25 रन शॉर्ट थे और हमारी बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। और कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग के साथ साथ मैं तो कहूँगा बैटिंग भी, जो ये आप बोलते हैं कि 20 रन 25 रन शॉर्ट थे, 25 रन शॉर्ट वो बॉलर्स के कारण नहीं हुए, वो बैट्समैन के कारण हुए। आपके बल्लेबाजी अगर उतने रन नहीं बनाएंगे तो बॉलिंग बेचारी क्या करेगी। आप एक्सपेक्ट करेंगे 150 रन के ऊपर आप दूसरी टीम को आउट कर लेंगे एक अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो गलत है कप्तान की तरफ से। पहले बल्लेबाजों को चार्ज लेना होगा, क्योंकि ये बल्लेबाजों की गेम है 2020 जो है। उसके बाद में अगर आपके पास में रन उतने हैं, और हमने देखा है कि यहाँ पे तो चलिए डे गेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें अगर जो नाइट गेम होता है, जब ड्यू फैक्टर आता है, तो बॉलर के लिए और मुश्किल होता है। तो एज ए बैट्समैन आपके लिए ये प्राइम रोल है कि आप अगर 10 रन आपसे बन रहे हैं तो आप 2 रन एक्स्ट्रा के लिए जाएं, वो 12 रन बनाए, ताकि वो जो गीली बॉल को कवर करना है, जो एक्स्ट्रा कवर देना है बॉलर को, या अपनी टीम को जो एक्स्ट्रा माइलेज देना है, क्योंकि कंडीशन आपके फेवर में नहीं, वो बॉलर को मिल सके और आपकी टीम जीत सके। तो चेन्नई मुश्किल सफर है, लेकिन कई बार हमने देखा कि इस टीम ने पलटवार करके अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन इस बार की चुनौतियां और ज़्यादा कठिन है और देखना दिलचस्प होगा कि अनहोनी को होनी कर देने वाली धोनी की चेन्नई क्या इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की स्थिति में दिखाई दे सकती है।
ये तो आने वाले समय में होने वाले मुकाबले बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई का भी बुरा दौर जारी है। कल आरसीबी के खिलाफ मुंबई को एक बार फिर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। संजय सर, मुंबई जैसी टीम, इतनी वजरदार टीम, 5 बार जिसने खिताब हासिल किया है, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन है वो टीम का बता रहा है कि बिखरी हुई है और लग नहीं रहा कि अब यहाँ से ये टीम निखर सकती। देखिए, अब कल मुंबई ने स्टार्ट कितना अच्छा किया, 6 ओवर में 50 रन विदाउट लॉस। कल रोहित शर्मा बहुत टच में थे, दिख भी रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स भी खेले और सडनली एक स्लोअर वन हर्षद पटेल ने फेंकी और वो आउट हुए और उसके बाद 20 रन में 5 विकेट आ गए और पूरा मतलब जिसको बोलते हैं पूरा गेम ही चेंज हो गया इस तरह वहाँ से। तो अब बैटिंग का आप जो मैंने जो इससे पहले वाले जो अपना पंजाब का मैच भी था, जब भी मैंने बोला था कि 15 ओवर में आपके 150 रन है और इसके बाद सडनली आपने 2 ओवर में 5 विकेट गिरा दिए और 8 विकेट हो गए आपके और वहाँ से फिर आप मैच हार गए। तो ऐसा का ऐसे यहाँ पर हुआ है कि आप देखिए कि आपने 6 ओवर में 50 रन विदाउट लॉस और इसके बाद 8 ओवर के अंदर 8-8.5 ओवर के अंदर आपके 5 विकेट हो गए थे। तो फिर वहाँ से टीम को उभरना, क्योंकि 2020 में क्या होता है, ओवर जल्दी जल्दी खत्म होते हैं आपके, बड़ा गेम तो है नहीं, बड़ा फॉर्मेट तो है नहीं, 50 ओवर का फॉर्मेट तो आप संभल के खेलेंगे, तो 20 ओवर जल्दी खत्म होते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है आपके पास में। सूर्य कुमार यादव जो कर सकते थे अपनी तरफ से, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, 37 बॉल में उन्होंने 61 के आसपास रन बना दिए और एक थोड़ा सा सम्मानजनक इसको बोल सकते हैं कि स्कोर बनाया। पर आप सामने बैटिंग देखिए तो मैं अनुज रावत की जितनी तारीफ करूंगा कम है। देखिए, हम जो अननोन प्लेयर हैं उनके बारे में हम कम जानते हैं। अनुज रावत पिछले साल राजस्थान रॉयल्स में थे और 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पे थे। इस बार उनको आरसीबी ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। दिल्ली के विकेट कीपर बैट्समैन है ये और बहुत बड़ा नाम नहीं है, पर कल उन्होंने जिस तरह से बैटिंग करी और उनटकर को जो उन्होंने मारा है, साथ में उन्होंने जो बुमराह वगैरह को भी जो खेला है, तो उससे लगता है कि जो हमारा हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है और जो प्लेयर्स हैं उसमें कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि डीप डेप्थ है कि आप देखिए जिस प्लेयर को अच्छा मौका मिल रहा है वो प्लेयर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण का अनुज रावत थे। उन्होंने बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेली उन्होंने। आप देखिए उन्होंने इतनी शानदार तरीके से बैटिंग करी और मैं जब मैच देख रहा था तो मैं देख के हैरान था कि आप देखिए कि कितनी जल्दी अपना क्रिकेट में चेंजेस करते हो, क्योंकि वो उस टाइप के बैट्समैन थे नहीं पहले, 2 साल पहले जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट 23 और ये सब खेल रहे थे जब वो। तो आप देखिए कि अब जो हमारे इंडियन प्लेयर हैं उसको इससे बहुत फायदा मिल रहा है और आरसीबी भी कल बहुत आसानी से जीत गई। विराट कोहली ने 48 रन बनाए और एक तरह से वो भी क्लीन स्वीप ही हो गया है। अब मुंबई को भी सोचना पड़ेगा, मुंबई की टीम चेन्नई जैसी खराब नहीं है, पर मुंबई को सोचना पड़ेगा कि हमारे हार के कारण जो है वो क्या है और कैसे उससे उभरा जा सके। जी सर, एक और रोचक तथ्य है कि अनुज रावत जो है ये उसी क्लब को से आते हैं जिससे विराट कोहली दिल्ली से खेलते थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी दिखाता है कि एक क्लब से एक हमारा आज हम कह सकते हैं एक महान बल्लेबाज है वर्ल्ड क्रिकेट का, उसी में से एक यंगस्टर आ रहा है और उस यंगस्टर को भी वो विकेट कीपर है और हमने एक मैच में उनको फील्डिंग करते हुए देखा। वो बहुत ही इजराइल फील्डिंग कर रहे थे। कीपर के लिए उस तरह की फील्डिंग करना, स्वीपर कवर में उन्होंने 2 कैच भी पकड़े और 2 एक कैच उस दिन उनसे छूट गया था बॉल गीली होने के कारण से, जिसका खामियाजा भी आरसीबी को भुगतना पड़ा था कि ओडियन स्मिथ का ही वो कैच था जो 8 रन पे छोड़ा था और वो 28 रन बना के उन्होंने मैच जिता दिया था। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुंबई की बैटिंग करते समय अगर आपकी 6 विकेट में से 4 विकेट जो आउट हुए वो डबल फिगर में भी नहीं जाते हैं, जो टॉप बैट्समैन आपके 6 हैं, तो आप बड़ा रन नहीं कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे कि आपके 3 बॉलर सामने वाली टीम के जो हैं वो 5 रन, 5.5 रन, 4 रन दे रहे हैं। डेविड विली ने 2 ओवर किए, 8 रन दिए, कोई विकेट नहीं दिया। आकाशदीप जो है फास्ट बॉलर है, उन्होंने 4 ओवर किए और 20 रन दिए और 1 विकेट लिया। एक फास्ट बॉलर जो आपको इतने रन दे रहा है हर्षद पटेल, एज इट इज जैसे मैंने कहा था कि उनके लिए मुंबई जो है वो एक खास टीम है जिसके अगेंस्ट बहुत सारे विकेट वो लेते हैं। उन्होंने 4 ओवरों में 23 रन दिए और 2 विकेट लिए। तो 3 बॉलर अगर आपके इतनी कंजूसी से बॉलिंग करेंगे कि 5 रन, 4 रन, 5.75 की एवरेज से अगर रन देंगे तो आपकी टीम स्कोर क्या करेगी? देखिए, एक बॉलर सही में आता है कि जिसको आप रिस्पेक्ट देते हैं या वो बहुत ही एक्यूरेट बॉलर है और आप उसको नहीं मार पा रहे हैं। आप 3 बॉलरों को अगर इतनी रिस्पेक्ट देकर चलेंगे और ऑन द कॉन्ट्रेरी आपके 6 में से 4 बल्लेबाज डबल फिगर में भी नहीं जाएंगे तो यही रन होना है। फिर आप चाहेंगे कि हम हमेशा जैसी उम्मीद मुंबई से बनाकर चलते हैं कि भाई वो तो कैसी भी सिचुएशन से पहले गिरते पड़ते हैं और बाद में जाके क्वालिफाइज में आ जाते हैं और टूर्नामेंट जीत जाते हैं। मुझे लगता है कि ये संस्करण जो है बिल्कुल डिफरेंट संस्करण है। 2 टीमों का ऐड होना, प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, नई टीम आना, नए प्लेयर का सामंजस्य बिठाना, सारी चीजें जो अगर हम देखें तो आज दिल्ली और चेन्नई जो हमारे सबसे ज्यादा टाइटल जीत चुके हैं अभी तक,
उनका हाल ये है कि वो एक एक मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। 10 में से 9-10 नंबर के ऊपर दोनों है, 4 में से 4 मैच हार गए। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में किस तरह का बदलाव आ रहा है या डोमिनेंस कैसा आ रहा है, कैसी थिंकिंग हो रही है थिंक टैंक की, कप्तान की, टीम खरीदते समय वो कैसा सोचते हैं। देखिए जब आप कंप्लेसेंट होंगे कि हम तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी हैं और हम तो बहुत बड़े प्लेयर हमारे पास थे, मुनि को जैसे संजय ने कहा कि सीएसके ने भी वही प्लेयर लेने की कोशिश करी जो पहले थे, और उनमें से भी उनकी प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेशनल करियर ही नहीं। जब इंटरनेशनल कैरियर नहीं तो आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है तो आप क्या करें, ठीक है कोई बात ही, रन नहीं बनाओ, मेरे को कौन सा इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है, मुझे कौन सा साउथ अफ्रीका टीम में सेलेक्ट होना है, मुझे कौन सा किसी फॉरेन टीम में सेलेक्ट होना है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस डालता है और वही आपकी टीम के लिए हार और जीत का फर्क पड़ता है। आरसीबी में जैसे अनुराग ने बैटिंग करी या सूर्य कुमार ने मुंबई के लिए करी, 68 रन बनाए सूर्य कुमार ने आकर, 2 मैच में आए हैं, पहले में 50 किया, दूसरे में 50 किया। उनके हाईएस्ट रन गेटर हैं, जबकि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं, रिस्ट इंजरी है। और एक बल्लेबाज को रिस्ट में इंजरी होना एक बहुत ही फेटल इंजरी है कि आपका बैट चलाने के लिए आपको रिस्ट चलाना पड़ता है, इस रिस्ट से ही काम होता है। और जब रिस्ट में लगी और उसके बाद में आने के बाद में अगर आप उसी फॉर्म को, उसी लय में को बरकरार रखते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं, तो यही है सूर्य कुमार यादव, ये है हमारे आगे आने वाले स्टार्स जो हैं। 68 रन किए उन्होंने, 155 में से 68 रन आपका एक ही बल्लेबाज कर रहा है। और जबकि जैसे संजय ने कहा, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि आप 6 ओवरों में 50-52 रन बना चुके हैं, 1 विकेट लॉस नहीं है, उसके बाद में आप धड़ाधड़ 5 विकेट 6 विकेट खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं कप्तान की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो क्लियर नहीं है कि आप 3 बैट्समैन पे टोटल खेल रहे हैं। अगर मैं देखूं तो 3 बैट्समैन ने, चौथे किसी ने रन अभी चारों मैचेस में बनाए। रोहित शर्मा एक में 50 किया है, एक में ये 24-25 रन बनाए। ईशांत ने एक में 50 किया, बाकी 2 रन में नहीं बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 2 ही मैच के लिए, दोनों में 50 किए। इसके बिना कौन बल्लेबाज है जो रन बना रहा है आपका? तो 2-3 बल्लेबाज के दम के ऊपर आप मैच नहीं जीत सकते हैं। ये टीम गेम है क्रिकेट जो है, इसमें इवन जो टेलेंडर्स आते हैं उसका काम है कंट्रीब्यूट करना। पिछले मैच में हमने देखा राहुल 4 ने आकर 24 रन किए और वो 24 रन उस पर्टिकुलर मैच को किस थ्रेशोल्ड पे ले गए कि लास्ट 2 बॉल पे 2 6 चाहिए थे। वही मान लीजिए 170 होते हुए जो 19 रन एक्स्ट्रा बने थे, तो ये तो आराम से वो मैच जो है गुजरात टाइटंस जीत गया होता। पर आपके इवन एज ए बॉलर आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप आकर 10, 12, 15 रन बनाएंगे, तो फिर बल्लेबाज से तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या उम्मीद सब लोग करते हैं। जी सर। मैं बोल रहा था कि जैसे सर ने बताया कि 2 या 3 बैट्समैन ही चल रहा है। अब आप देखिए कि ललित, फिर ब्रेवली जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और उनको बताया गया है कि अंडर 19 के प्लेयर हैं और बहुत ऊंचे दर्जे के प्लेयर हैं। और डिविलियर्स उनकी डिविलियर्स बोला जा रहा है, जूनियर एबीडी से मैं, बट अभी वो मुझे लग रहा है वो गुगली पिक नहीं कर पा रहे हैं। पहले साहब से आउट हुए कि सीधा गुगली मारा था, सिंपल सा दिख रहा था, आगे पैर पे खा गए, आउट हो गए। वही मैं देख रहा कि पोलार्ड वो गुगली पे आउट हो गए। तो ये लोग मुश्किल जाता है गुगली पिक करना। मुझे मालूम है कि जो फॉरेन प्लेयर होते हैं उनके लिए स्पिनर खेलना इतना आसान नहीं होता है, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि समय लगेगा, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो वहाँ पर जरूर उन्होंने रन बनाए होंगे और डिविलियर्स ने उनको जरूर अगर भेजा है और यहाँ पे मुंबई ने उनको पिक किया, तो डेफिनेटली वो आने वाले समय में अच्छे प्लेयर होंगे वो, पर उनको भी टाइम लगेगा। और ललित, सॉरी तिलक, कल तिलक जो रन आउट हुए, आप बताइए कि सामने बॉल है, मैक्सवेल जैसा फील्डर है, आपके 3-4 विकेट हो चुके हैं और आप मतलब जिसको बोलते हैं कि 1 रन के लिए, मुझे क्रिकेट में कभी समझ में नहीं आता है कि आदमी 1 रन के लिए अपना 1 विकेट क्यों गवाता है। अगर आप विकेट पे खड़े रहोगे और उस बॉल पे रन नहीं बना, या उस बॉल पे चलो रन भी था और 1 रन नहीं दौड़े, तो आप बाद में, तो अगर आप अच्छे बैट्समैन हो तो वहाँ 4-6 कुछ कभी भी मार के उसको कवर कर सकते हो आप। और इस सिचुएशन में रन आउट होना मतलब बहुत मुंबई के लिए, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई क्या कर रही है और क्यों कर रही है। मुंबई क्या कर रही है और क्यों कर रही है। लेकिन कल एक डिसीजन जो थोड़ा सा सस्पेक्टेड रहा है वो विराट कोहली का एलबीडब्ल्यू रहा है। सर, व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हैं? मैंने तो जो चीज़ देखी और समझी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा मिलना है। दो चीज़ है उसमें। पहला कि बेबी एबी डिविलियर्स वो अंडर 19 का प्लेयर आईपीएल में पहली बॉल डालता है और किसको शिकार करता है? बड़ी मछली को। हमारे एक्स कप्तान, अगर उनका विकेट, और उसके बाद में चलिए ठीक है 100 बार देखिए टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एज ए बैट्समैन, एज ए सीनियर प्लेयर, हम में उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए कि जो वहां पर है, देखिए एम्पायर था, उन्होंने आउट दिया, आपने थर्ड एम्पायर लिया, आपने थर्ड एम्पायर कॉल लेने के बाद में
तो भी आप आउट है। और उसके बाद में फिर वो जिस तरह की रिएक्शन विराट ने दिखाई कि बल्ला पटकना और ये सब करना, तो आप एक बहुत बड़े क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको देखकर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो आपसे शालीन होना या अग्रेसिव होना सीखते हैं। तो ठीक है, क्रिकेट है, वन ऑफ है, बहुत सारी इनिंग्स खेलनी है। एक इनिंग में अगर आपके अगेंस्ट आप मान रहे हैं कि वो डिसीजन गलत था, परंतु टेक्नोलॉजी कह रही है कि वो डिसीजन ठीक था, एम्पायर ने डिसीजन दिया वो ठीक था, टेक्नोलॉजी ने अपील किया, और मैं तो बोल रहा हूँ ये सब ठीक है। एक बच्चा जो अपना करियर शुरू कर रहा है अंडर 19 और जिसको बोला जा रहा है कि ये बेबी एबी डिविलियर है, वो इंटरनेशनल, इसको मैं इंटरनेशनल लेवल का ही मैच बोलूंगा कि आईपीएल इज नॉट लेस देन ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में आकर वो अपने पहले आईपीएल बॉल के ऊपर विकेट लेता है। आई थिंक उसके करियर में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और उससे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर उसको और कोई नहीं मिल सकता। बट जो भी उसके बाद में जो विराट का रिएक्शन था, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ उसका। उनकी क्रिकेट को एडमायर करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज को एडमायर करता हूँ, पर मैं इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ कि जब आप इतने बड़े प्लेयर हो गए, आपको छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आज क्रिकेट सीख रहे हैं 4 साल 5 साल से, वो देखते हैं कि विराट क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनहेरिट करते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी कल आउट होंगे तो यही फेंकेंगे। तो ये गलत तरीका है इस तरह की चीज़ों को, इतने बड़े प्लेयर को स्क्रीन के ऊपर, जब भी स्क्रीन आदर उनको नहीं मालूम है स्क्रीन पे, पर अब जब आप बड़े प्लेयर हो तो ये मान के चलिए कि कैमरा आपको हमेशा वॉच करता है और आपको दिखाएंगे कि आप क्या करते हो, और वही बच्चे आपको फॉलो करें। बट सर उसमें मुझे लगता है कि वो जो जो ऑन द फील्ड एम्पायर थे उन पे इतना गुस्सा नहीं थे जितने वो थर्ड एम्पायर पर थे, क्योंकि वो स्नेक लगा था, बैट पैड वाला मामला था। थर्ड एम्पायर अगर टेक्नोलॉजी में देख के भी आउट दे रहा है तो उनको ये समझ में नहीं रहा कि आप ऊपर बैठ के कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में आप देखो ना, आपकी अगर पहले बैट पे बॉल लगा है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई बैट पे बॉल लगा है, आउट है तो ठीक है, नॉट आउट है तो कोई बात ही नहीं है। अब वो ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वो देखते यार कि यार ये तो साफ साफ है कि मेरे बैट पे बॉल लगा है, इसके बाद भी इसने आउट दिया है, तो उनको गुस्सा ऑन फील्ड एम्पायर पे नहीं, थर्ड एम्पायर पे आता है। सब ठीक है, ये खेल है, ये जंग नहीं है। जंग में सब कुछ जायज होता है, खेल में नहीं। नहीं सर, और खेल में भी तब जब आप उस खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपको सारी दुनिया देखती है और फॉलो करती है, वैसे ये क्रिकेट सीखती है। नहीं सर, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ इस बात को, बट क्या होता है सर कि आप बताइए, जब टेक्नोलॉजी आपने ली है और टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, इसके बाद आपको वहाँ पर जो थर्ड एम्पायर बैठाया गया है उसको आप पे भी कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है। पर आप बैठे इसीलिए हैं कि आप अगर कोई डिसीजन ऑन फील्ड एम्पायर से हो माइक्रो गया लेवल की मॉनिटरिंग के तो लिए बैठे। हाँ, तो आप उसको सही करें, आप उसको सही करें। अगर आप वहां पर बैठ के भी अगर आप गलत डिसीजन देंगे तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। वैसे तो इससे बेहतर तो यही है कि हम वैसे ये टेक्नोलॉजी अच्छा यूज ही हुआ। ना करें, आउटफील्ड एम्पायर से। वैसे ये अच्छा हुआ सर कि उसके बाद 2 बॉलों पर वो मैच फिनिश होगा। अगर वो मैच फंस जाता तो ये डिसीजन शायद हमारे पूरे शो के डिस्कशन का हिस्सा हो जाता। और नहीं, आकर देखिए, आने के बाद में मैक्सवेल ने बताया कि क्यों मैक्सवेल है। मैक्सवेल है। 2 बॉल के ऊपर 2 चौके मारे और मैच खत्म कर दिया। तो ये भी क्रिकेट के दिलचस्प किस्से हैं जो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के लिए यादगार साबित होते। विराट कोहली नाखुश होंगे क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं एक ऐसा रन का आंकड़ा पाना चाह रहे थे जिससे उन्हें भी बल्ला ऊपर उठाने का मौका मिले, और शायद यही उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि 2 रन से रह गए। 50 रन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, और नॉट आउट अगर वो जाते वहां से मैदान से टीम को जितवा कर जाते तो अगले मुकाबले में विराट कोहली की हम एक बड़ी पारी की और उम्मीद कर सकते थे। वो उम्मीद बढ़ी हुई दिखाई देती। फिलहाल अब बात करते हैं अब होने वाले मुकाबले की, जो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। केकेआर टॉप में है, टॉप फॉर्म में है, और दिल्ली पिछले 2 मुकाबले खेलने के बाद में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है उससे उभरना चाहेगी, लेकिन सामने चुनौती खड़ी है। पैट कमिंस ने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में बल्ला घुमाया था, वो चुनौती बहुत बड़ी आज सामने हो सकती है। हारा हुआ मुकाबला केकेआर ने जीत कर दिखाया था। सर बिल्कुल ठीक बात है, ये तो दिल्ली के ही 2 कप्तानों के बीच में आज मैच है। श्रेयस अय्यर पहले दिल्ली से कैप्टनसी करते थे, इंजर्ड हुए, उनकी जगह ऋषभ पंत को बनाया गया, और कहीं ना कहीं वो इस चीज को मिस करते थे कि मैं कप्तान था, मुझे कप्तान बनाया जाए। जो थिंक टैंक ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने मूव ऑन करना पसंद किया, और केकेआर के साथ में उनकी बातचीत भी यही हुई कि वो आएंगे इस ग्राउंड के ऊपर कि अगर वो कैप्टनसी करेंगे। वो दूसरी टीम से कैप्टनसी कर रहे हैं, वो समझते हैं डीसी क्या खेलता है, और दोनों ही हार्ड हिटिंग टीम्स हैं, दोनों अच्छा कर रही हैं। बट अगर हम केकेआर की बात करेंगे तो केकेआर पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने, उनमें से 3 जीते हैं, 1 हारा है। और डीसी की बात करेंगे तो 7वीं पोजीशन पे हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। दोनों कप्तान की बात करेंगे तो एग्रेसिव हैं, हार्ड हिटर्स हैं। दोनों टीम की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं केकेआर में पिछली बार का जो रनर्स अप रहने के कारण जो कॉन्फिडेंस था और वो जो उनकी
हेड कोच जो हैं ब्रेंडन मैकलन, वो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने अपनी टीम में वही कल्चर को अडेप्ट करके लाना चाहा और उसी ब्रांड पे क्रिकेट खेलते हमने देखा है कि कैसे हर टीम में हर बार उनकी टीम में कोई ना कोई अलग से विजेता आता है और आकर उसको मारता है। एक टीम में हमने देखा पैट कमिंस आए और उन्होंने 15 बॉलों में 56 रन बना दिए। उससे पहले रसल को देखा हमने, 31 बॉलों के ऊपर उन्होंने 70 रन किए। और इसी तरह से अगर हम बाकी भी देखेंगे तो एक प्लेयर आता है जो ओनर्स लेता है और आकर वो अपना काम करता है और उसके कारण से बाकी टीम जो जीत जाती है। मुझे लगता है 2020 यही है और जिस टीम ने इसको पकड़ा है वो टीम अच्छा करती चली आ रही है। जहाँ तक हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी की तरफ से अभी क्योंकि इंटरनेशनल असाइनमेंट से प्लेयर जो थे वो नहीं आए थे और पिछली बार आए भी तो कुछ खास नहीं कर पाए। हम बात करेंगे अनुज नोतकी का कि जो एक बहुत रिनॉन्ड बॉलर हैं और जिनकी एक्यूरेसी और इकोनॉमी दोनों काम में आती थी। पिछली बार उल्टा हुआ, बहुत सारे रन पड़े उनको, कुछ खास नहीं कर पाए और 2 बीमर के कारण से उनको 2.2 ओवर्स के बाद में बॉलिंग भी रोक दी जाए। और जहाँ तक हम डेविड वार्नर की बात करेंगे, जितने बड़े स्टेचर के हैं, पता नहीं आईपीएल में आकर उनको क्या हो जाता है। आईपीएल से बाहर जाते से ही आप देखिए यूएई में आईपीएल खेल रहे थे, कोई रन ने उनको कोई मैच भी नहीं खिलाया गया उस समय तो, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद टीम ने उनको बिठाया हुआ था। और उसके बाद में अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहीं पे ही उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली और किस तरीके से अपनी टीम को जो है वो फाइनल्स में लेकर गए। कुछ खास नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है कि इन प्लेयर के आने से और वापस से कुछ, क्योंकि आप नई कंडीशंस में आते हैं, नई विकेट पे खेलते हैं, आप अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हार्ड हिटिंग विकेट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा विकेट उस तरह के नहीं है और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, थोड़ा सा टीम के लोगों का फर्क पड़ता है। तो अब कुछ समय हो गया है कि जब वो एक्लेमेटाइज हो गए होंगे और आज जो है दिल्ली भी एक अच्छा मैच खेलने की कोशिश करेगी। संजय सर, यहाँ पर केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया दिल्ली के खिलाफ, क्या कहेंगे? हम अब विकेट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि विकेट कैसा है और अगर मान लो कि थोड़ा सा भी विकेट अगर स्पिन को मिलेगा उसको तो फिर केकेआर उसमें थोड़ा सा भारी पड़ेगा, क्योंकि सुनील नारायण और चक्रवर्ती ये 2 बहुत मेन बॉलर हैं उनकी टीम के और मुझे लगता है कि जो मैच होगा ये बहुत अच्छा होने वाला है। संजय, ये वही विकेट है जिसके ऊपर पंजाब का और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ था, जिसमें हमने देखा कि राहुल चार को 41 रन पड़े थे, हमने देखा तेवतिया को 1 ओवर में 24 रन पड़े थे, हमने देखा कि उसको लिविंगस्टोन को 1 ओवर में 12 रन पड़े थे। तो इस पर्टिकुलर विकेट के ऊपर जो है, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज है और ये डे गेम है, तो इवन सिचुएशन है, कोई ड्यू फैक्टर काम नहीं करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर विकेट के ऊपर स्पिनर्स के लिए जो है वो ऑफर कम है, बट केकेआर के अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो थोड़े से अनकन्वेंशनल टाइप के हैं वो और बहुत डिफरेंट तरीके से बॉलिंग करते हैं, बहुत वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं। तो कहीं थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट अगर होगा तो मुझे लगता है जैसा आपने कहा केकेआर उसको सबसे ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर सकती है। वैसे सर, केकेआर का प्रदर्शन जो हालिया है, हम देखें कि पैट कमिंस ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं केकेआर का खेमा संतोषजनक स्थिति में होगा कि हमारे पास में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर सब कुछ करने को तैयार है। देखिए, कमिंस ने एक बार किया, बार बार नहीं करेंगे, ये मुझे पता है कि एक ही बार बल्ला चला है, उनका दिन था, उन्होंने चलाया है। हाँ, अब आंद्रे रसल की बात करेंगे, सुनील नारायण की बात तो करेंगे तो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि हाँ वो दोबारा करेंगे और एक बार और करेंगे, वो एक बार और करेंगे, पर कमिंस हमेशा नहीं करेंगे। हो सकता है आज अगर उनकी बैटिंग आएगी तो हो सकता है कि वो 10-20 बॉल पे या 10 बॉल खेल के 20 रन 25 रन वो बना दें, ये हो सकता है, पर वो हमेशा हर मैच में नहीं करेंगे। और मुझे लगता है अगर कमिंस की बैटिंग आएगी तो फिर केकेआर मुश्किल में जाएगी। ये आपने पिछली बार भी बोला था, लेकिन कमिंस ने उसके बाद यही बोला, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा कमिंस नहीं करेंगे। ओके, हाँ, तो अगर कमिंस तक बैटिंग आ जाती है जल्दी से तो फिर मुश्किल होती है, तो मुश्किल होती है कि वहां तक नहीं जाए। और उसके बाद आज दूसरा मुकाबला भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लखनऊ वर्सेस पंजाब की टीम एक बैलेंस टीम दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ उनके सामने जो टीम लखनऊ है वो भी काफी हद तक बैलेंस टीम है। तो यही वजह है कि जो हमने एक मुकाबला खास तौर पर देखा था तेवतिया ने जिसमें रन बनाए थे, उसी तरह का मुकाबला आज दूसरा हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमों की ताकत जो है लगभग बराबरी पर है। राजस्थान भले ही पिछला मुकाबला हारी हो, लेकिन उसके हौसले और टीम कॉम्बिनेशन बता रही है कि राजस्थान रॉयल्स को हल्के में नहीं दिया जा सकता। सर क्या कहें? बिल्कुल ठीक बात है, इनफॉर्म टीम है और पिछला मैच भी जिस तरीके से हारे थे कहीं ना कहीं वो बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, बट फिर भी देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी ऐसा होता है। हमने लास्ट मैच में भी देखा कि किस तरीके से
गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स था, किंग्स 11 पंजाब था, तो कैसे जो एक जीता हुआ मैच था लास्ट 2 बॉलों में वो हार गया। तो ये क्रिकेट 2020 का स्वरूप है। ऐसा बहुत सारे हमको मैचेस जो हैं वो जीते हुए, हारते हुए और हारे हुए जीते हुए देखने को मिलेंगे। राजस्थान रॉयल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का ये मैच है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है इस समय पॉइंट टेबल में 4th पोजीशन पे हैं, 3 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं। राजस्थान रॉयल 5th पे हैं, जिन्होंने 2 मैच जीते हैं और 1 हारे हैं, जबकि 3 ही मैच इन्होंने खेले हैं। ये जो कहानी होगी ये केएल राहुल वर्सेस जोस बटलर होगी, ये रवि बिश्नोई वर्सेस युजवेंद्र चहल होगी। और इनफॉर्म दोनों टीमें, मैं तो कहूंगा दोनों इनफॉर्म टीमों के बीच में है। देखना ये होगा कौन अपने नर्व होल्ड करेगा और इस मैच को जीत पाएगा। ये मैच जो है वानखेड़े स्टेडियम पे खेला जाएगा और हमने देखा कि वानखेड़े स्टेडियम पे अभी तक के जो 4 स्कोर हुए हैं सारे ही बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। टॉस महत्वपूर्ण रहेगा और उनमें जो हाईएस्ट स्कोर बना वो 169 रन बना है, 169, 156, 132 एंड 128। ये 4 स्कोर वहां पर हुए हैं, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हुए हैं। वहां पे जो टीम अपना नर्व कंट्रोल करके खेलेगी, प्लानिंग करके खेलेगी और एक रिस्पेक्टेबल टोटल 170 से ऊपर, क्योंकि 170 हो चुका है, 170 से ऊपर बनाएगी, वहां मुझे लगता है कि उस टीम को डोमिनेंस फैक्टर रहना चाहिए। और जहां तक मैं बात करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजस्थान रॉयल की टीम है, अगर वो प्रॉपरली फायर करती है, उनके पास प्रॉपर बॉलर्स हैं, एक बॉलर बीच में एक शॉट है जिस बॉलर के कारण से उनको हर बार दिक्कत आ रही है। पिछली बार भी हमने देखा नवदीप सैनी था, नवदीप सैनी को उसमें काफी रन पड़े और जब भी वो बॉलर की उनको कमी खल रही है। अदरवाइज अगर जो 4 बॉलर वो खिला रहे हैं, चारों बॉलर उनके बहुत अच्छा खेल रहे हैं और चारों, और बैटिंग की जहां हम बात करेंगे तो जिस ब्रांड की बैटिंग वो कर रहे हैं वो लगभग केकेआर, डीसी के मिलती जुलती बैटिंग है। तो 2 बढ़िया टीमें जो अच्छा कर रही हैं, खेल रही हैं, उनके बीच में मैच है। वी आर अप अगेंस्ट फॉर ए वंडरफुल मैच इन द इवनिंग। सर इंतजार है इस मुकाबले का पहले से ज़्यादा। मुझे तो पर्सनली सेकंड मैच का इंतजार है, क्योंकि दोनों वजनदार टीमें और केएल राहुल की तो तारीफ करना पड़ेगी, जिस अंदाज में ये कप्तान अपनी टीम को आगे लेकर जा रहा है, तो हौसले तो इस टीम के भी बहुत बुलंद। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बटलर 2 या 3 इनिंग बहुत अच्छी खेल चुके हैं। तो हमेशा ये क्रिकेट में होता ही है कि जब आप 2 या 3 इनिंग या 4 इनिंग अच्छी खेलते हैं तो फिर एक आध इनिंग छोटी आती है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आज वो जल्दी आउट हो जाए। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो आउट हो, पर ऐसा होता है क्रिकेट में। आप देखना, हमेशा मैंने देखा है ये कि होता ही है, खास तौर पर T20 में। हाँ बिल्कुल, T20 हो या टेस्ट हो या कुछ भी हो, अगर आप 3-4 इनिंग लंबी खेलते हैं तो आपका एक आध इनिंग फिर छोटी हो ही जाती है। तो बटलर के अलावा और संजू सैमसन के अलावा जो बाकी के जितने बैट्समैन, उनको आज थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। मजबूत टीम है, मजबूत टीम है सामने। और लखनऊ तो नो डाउट बहुत अच्छी टीम है और उनके सारे बैट्समैन रन बना रहे हैं। उनको एक बैट्समैन के ऊपर डिपेंड नहीं कि केवल केएल राहुल पर डिपेंड हो, वो सब बैट्समैन उनके अच्छे हैं, वो सारे रन बना रहे हैं। संजय, उनका भी अगर कहा जाए तो उसमें भी उन्होंने क्या है कि अगर हम देखेंगे तो राहुल, क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा, इन्होंने मिलकर 411 रन किए हैं 693 रन में से। तो मेजोरिटी ऑफ रन इनके भी 3 बैट्समैन से आए हैं। तो ये 3 बैट्समैन और उधर 2 मेजर स्कोर जो किया है उन्होंने संजू सैमसन ने किया है और हेटमायर ने किया। हेटमायर, संजू सैमसन और जोस बटलर, ये दोनों टीम के 3-3 बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी तक बहुत इंप्रेस किया और अच्छी रन रेट के साथ और अच्छा स्कोर किया है। इन तीनों में से अब जो भी टीम जो है, इन तीनों को अगर मारने में जल्दी वो विकेट लेने में कामयाब होगी तो डेफिनेटली दूसरी टीम जो अंडर प्रेशर होगी। सर आप देखिएगा कि अब हम कोई सा भी मैच हो, चाहे वो 2020 हो या वनडे हो या टेस्ट मैच हो, हम 6 बैट्समैन खिलाते हैं टीम में, तो 2 बैट्समैन ऐसे रहते हैं जो आपको लंबा स्कोर करके देते हैं। बाकी पीछे सब उसमें छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको हम इंदौरी भाषा में कहते हैं टेका लगाना। तो छोटे टेका लगाते हैं। तो अब ये देखना है जो सर ने जो तीन इधर जो नाम लिए हैं, उसमें से कंट्रीब्यूशन किसका लंबा रहता है। टेका लगाने का काम कौन करता है, जिसका टेका अच्छा रहेगा वो टिकी रहेगी डेफिनेटली। कुल मिलाकर। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की। सर पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मुझे लगता है कि केकेआर बहुत स्टेबल ब्रांड का क्रिकेट खेल रही है और उनके कोई एक प्लेयर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है कि उनके एक प्लेयर जीतेगा। हमने देखा कि कैसा वो एज ए यूनिट अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पहले मैच में उनका पलड़ा भारी। सर अब जो सर ने बोला केकेआर का, पर मैं आज बोलता हूँ कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हार से ज्यादा रिकी पॉन्टिंग बहुत एग्रेसिव कप्तान रहे अपने टाइम के और आज वो कोच है। तो उनको पता है कि हमारी टीम में क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलतियां, कैसे हुआ। तो हो सकता है कि वो कल वो जो गलतियां उन्होंने पिछले मैचेस में करी वो इस मैच में ना करे, तो हो सकता है कि वो जीते। पर आज ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफा मुकाबला है। मुकाबला दोनों बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि
सर केकेआर की तरफ है, मैं दिल्ली की तरफ हूँ, बाकी कल बात करेंगे। बाकी कल जरूर बात करेंगे। लखनऊ वर्सेस पंजाब, दोनों वजनदार टीम है और अपना वजन भी इस पूरे फॉर्मेट में दिखा रही है सर। वहाँ पे भी मुझे लगता है कि केएल राहुल की टीम जो है उनको थोड़ा एडवांटेज है, एज है, क्योंकि वो अच्छा मैचेस खेल रही हैं। परंतु राजस्थान रॉयल अगर हम लास्ट मैच छोड़ दिया जाए तो पिछले मैच में भी उन्होंने लगभग जीता हुआ मैच जो था आरसीबी से हारा था, कि जिसमें दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो एक उनके बॉलर की प्रॉब्लम, जैसे मैं कहता चला, अगर वो सॉर्ट आउट कर ली तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल आज भागेगा सर। मैं लखनऊ मैं समझ गया था वैसे, सर ने जैसे राजस्थान में था मैं समझ गया सर लखनऊ पसंद है। लखनऊ की टीम बहुत बैलेंसिंग टीम। वैसे आप सोच रहे थे कि लखनऊ मुझे ही मिले। मैं सच बोला था मैं। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो वाकई में बैलेंसिंग टीम है। आप देखिए वो बहुत अच्छा बैलेंस की टीम है उनके पास में। और फिर गौतम गंभीर, फिर उसमें क्या होता है कि आवेश खान भी है हमारे, तो बहुत सारे नरेंद्र निर्वाणी भी हैं और के, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमारा एमपी जुड़ा हुआ है। जुड़ा ही हुआ है। मैं ये सुनना चाह रहा था सर, मुझे लग गया था। तो कुल मिलाकर ये हमारे स्टूडियो का मुकाबला है, लेकिन अब मुकाबला शुरू होने वाला है मैदान पर। 4 टीमें हैं, 2 टीमें जीतेगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो मुकाबले होने वाले हैं उसके बाद आईपीएल के सीजन की पॉइंट्स टेबल में बहुत शानदार उलटफेर और नया गणित हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीएना न्यूज पर खबरें जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।